बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं हूं फिजा रियाज। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं इंडोनेशिया के सरकारी इदारे बलोच के जारी करदा टेंडर पर पाकिस्तान के 8 बरामद कुनंदगान ने कामयाबी हासिल कर ली है, जिसके तहत पाकिस्तान से 50,000 मैट्रिक टन सफेद चावल बरामद किए जाएंगे, जिसमें से 12,500 मीटर टन 5% टोटा चावल $460 में और 37,500 मैट्रिक टन 15% टोटा चावल $450 के हिसाब से दिए जाएंगे। इस टेंडर के नतीजे में पाकिस्तान को तकरीबन $2 करोड़ 25 लाख का कीमती ज़र मुबादला भी हासिल होगा, जो पाकिस्तान के तिजारती खसारे को कम करने में काफ़ी सूदमंद साबित होगा। इंडोनेशिया की मार्केट में पाकिस्तानी चावल की खपत मौजूद है, जिसका भरपूर फायदा उठाने की अशद ज़रूरत है। और इसी सारे मामले पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान इंडोनेशिया को 50,000 टन चावल बरामद करेगा। आपके नजदीक इतने बड़े पैमाने पर चावल की बरामद चावल के काश्तकारों और एक्सपोर्टर्स के लिए किस हद तक फायदेमंद साबित होगी? एक्सपोर्ट बहुत फायदेमंद है, क्योंकि बासमती आपका बेसिक प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का, और ये बहुत महंगा बिकता है इंटरनेशनल मार्केट पे। तो आपकी ये जो इलाका है शाहकुपुर का, फैसलाबाद का, ये बासमती चावल का इलाका है। यहाँ लोगों को ज़्यादा रोज़गार भी मिलेगा, आपको ज़्यादा अच्छी प्राइस भी मिलेगी, और शायद इस पैसे से आप और कुछ अपने तेल की कीमत अदा कर दें। तो अच्छा होता है जब आप एक्सपोर्ट करना शुरू करें। सवाल तो ये है कि अब इंडोनेशिया से क्या खरीदेंगे आप। ठीक, और 50,000 टन चावल की बरामद से पाकिस्तान को तकरीबन $2 करोड़ 25 लाख का कीमती ज़र मुबादला हासिल होगा। अब $2 करोड़ 25 लाख का कीमती ज़र मुबादला ये मुल्की खसारे को कम करने के लिए किस हद तक सूदमंद साबित होगा? मुल्की खसारा इसमें है ही इतना 2.5 बिलियन खसारा है। अगर 2.5 बिलियन आपको आ रहा है तो आपका खसारा जीरो हो जाता है। और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तानी चावलों की बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा हो रहा है। क्या ये हुकूमत का आलमी सतह पर पाकिस्तानी चावल की बरामद के लिए मौसर हिकमत अमली का नतीजा है? ये पहली दफा हुकूमत ने कोई अक्लमंद बात की है कि अमेरिका के अलावा भी कोई मार्केट ढूंढी है जहाँ ये चावल बेच रहे हैं। ये आज 5 साल पहले क्यों नहीं कर सकते थे? ये किया ही उस वक्त है जब आपको खसारा बहुत ज्यादा हो गया। 2.5 बिलियन खसारा था, तकरीबन उतने का ही जब चावल बेच देंगे आप, तो आपका खसारा पूरा हो जाएगा और किसानों को भी फायदा होगा। सवाल सिर्फ इतना ही है कि मिडिल मैन को फायदा हो रहा है या किसान को फायदा हो रहा है। किसान से किस कीमत पे लेंगे और बाहर किस कीमत में बेचेंगे, यही फर्क आना। लेकिन गुज़श्ता चंद माह से चावल की बरामद में तो कुछ खातिर ख्वाह इजाफा हम भी देख रहे हुआ है, मगर क्या वजह है कि जो दीगर ज़रूरी मसनूआत हैं उनमें इजाफा नहीं हो रहा, उनमें इजाफा नहीं किया जा रहा? आपकी जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं बाहर, वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपने ऐश करते हैं, वो मुल्क की प्रोडक्ट्स को मार्केट ही नहीं करते। आपके जो हैं एक्सपोर्टर्स, वो भी फुल कैपेसिटी पे बैठे हैं। तो स्पेशली टेक्सटाइल की तो डिमांड में भी कमी आई हुई है। तो डिवर्सिफाई नहीं किया हुआ, इसलिए ये पहली दफा देखा है कि गवर्नमेंट को सीरियस हुई है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बाहर बेचने के लिए। ये तो गवर्नमेंट और उसके नुमाइंदों का काम है ना कि मुल्क की मसनूआत को बाहर एडवर्टाइज करें, मार्केट करें। और ज़रूरी मसनूआत की आलमी मंडियों तक रसाई और बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमत को कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कि करने होंगे, और क्या मौजूदा हुकूमती इकदाम उनसे आप मुत्तफिक हैं? मौजूदा हुकूमती इकदाम से मुत्तफिक नहीं हूँ, बहुत कम है। मगर क्या करने पड़ेंगे आपको? पहले तो इंटरनेशनल लेवल की ट्रांसपोर्टेशन लानी पड़ेगी जो एक्सेप्टेबल है। आपको इंटरनेशनल लेवल के इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स करने पड़ेंगे, जो आप नहीं कर रहे हैं। आपको जो है फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। आपको इंटरनेशनल लेवल के स्टोरेज हाउसेस बनाने पड़ेंगे, ताकि दुनिया आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे स्पेशली पेस्टिसाइड्स का खतरा होता है, बीमारियों का खतरा होता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए, उस सारे को रोकने के लिए वो पेस्टिसाइड्स चाहिए जो इंसानी कंजम्पशन के लिए बुरी ना हो मगर पेस्ट को मारें। इंडोनेशिया अब खासी नई प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं मिसाल के तौर पे ये जो खुरनी तेल है,
स्पेशली वो हम इंडोनेशिया से मंगवा सकते हैं। और शायद हमने एग्रीमेंट भी कर लिया कि वो खुर्दनी तेल के यहाँ स्टोरेज हाउसेस बनाएंगे ताकि वो पाकिस्तान में स्टोर करके फिर पाकिस्तान को बेचें। वो हमारा एक बहुत बड़ा इम्पोर्ट प्रोडक्ट है जो इंडोनेशिया से, मलेशिया से हम लेते थे, शायद हम इंडोनेशिया से हम लेंगे। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद बोलेंगे और सेकंड हाफ में हम जो बात करने जा रहे हैं टैक्स कलेक्शन के हवाले से। टैक्स कलेक्शन के निज़ाम में बेशुमार पेचीदगियां मौजूद हैं, जिसके बाद टैक्स दहिंदहान को टैक्स जमा करवाने में बेशुमार मसाइल का सामना करने के साथ साथ काफ़ी हद तक टैक्स की रकम सरकारी खाते में जाने की बजाय चंद हाथों की नज़र हो जाती है। मगर अब FBR ने टैक्स ATM और ऑनलाइन टैक्स अदायगी का निज़ाम मुतारिफ करा दिया है, जो कि इंतहाई खुशाइन बात है, जिसके नतीजे में टैक्स दहिंदगान को टैक्स अदा करने में किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होंगी और आसानी से टैक्स अदा किया जा सकेगा। और इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, FBR ने जो टैक्स ATM और ऑनलाइन टैक्स अदायगी का निज़ाम मुतारिफ करा दिया है, अब FBR के इस इकदाम को आप कितना मुस्बत कदम समझते हैं, कितना सूदमंद है ये कदम? देखिए, ये एक मुस्बत कदम है और इसका खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इस किस्म की चीज़ें तो आम हालात में दी जाती हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि FBR की जब हम कारकर्दगी देखते हैं तो हमें ये लगता है कि जो 20 साल पहले हम पाकिस्तान में बात की जाती थी कि FBR में ये इस्लाहात होनी चाहिए और 20 साल तक वो कामयाबी के दावे भी होते रहे, मगर आज हम शायद उससे भी नीचे चले गए हैं बहुत सी चीज़ों में जो हम 20 साल पहले थे। तो ये मुस्बत कदम है, इससे फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन इसको ये समझना कि कोई इससे आपका टैक्सों की वसूली में इजाफा हो जाएगा या कोई बड़ा कदम है, पॉजिटिव कदम है, मगर कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो कुछ FBR को करना चाहिए वो अभी तक नहीं कर रहा। मतलब कि सिर्फ ये जो फ़ायदा उठाया गया है एक कदम, अच्छा कदम समझते हैं टैक्स की हसूली के लिए, लेकिन अवाम में भी तो इस हवाले से आगाही आनी चाहिए कि ऑनलाइन टैक्स अदा किस तरह से किया जाएगा, कोई एक्सरसाइज, कोई मशक़ें करवानी चाहिए। नहीं, अब हम ये देखिए ना, आज आप ये फैसला हुआ है तो FBR हमने देखा है कि वक्तन फवक्तन ऐड देता रहता है, अखबारात में भी ऐड देता है, तो मैं समझता हूँ कि उस किस्म के इश्तहारात भी आएंगे जिसमें अवाम को कहा जाएगा कि ये हमने सहूलत दी है और आप इससे फ़ायदा उठाएं तो उनको जो टैक्स अदा करने में आसानी होगी। तो ये एक मुस्बत कदम ज़रूर है और जैसे आपने कहा वो उनको इसके अवाम को बताना भी चाहिए, ऐड भी देने चाहिए, मगर असल काम जो FBR का है वो इससे, और ये फूल पत्ती मैं कह सकता हूँ, लेकिन जो तना है उसकी तरफ वो तवज्जो नहीं कर रहे, फूल पत्तियों की तरफ से तवज्जो कर रहे हैं। मतलब इसके जो हमने नया सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है, आपको लगता है कि इससे टैक्स की हसूली में टैक्स को जल्द से जल्द इकट्ठा किया जाएगा और ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जाएगा? मैं नहीं समझता कि वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, इससे एक सहूलत मिली है, टैक्स की वसूली में इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक बात, ये बुनियादी बात बता दूं कि आप ये देखिए कि 2010 में अगर हम चले जाएं 8 साल पहले, तो 16 लाख आदमी ऐसे थे पाकिस्तान में जिन्होंने गोशवारे इनकम टैक्स के दाखिल किए थे। उसके बाद जाहिर है आबादी भी बढ़ी है, लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, लेकिन अब सिर्फ जो है ना 11-12 लाख आदमियों ने गोशवारे दाखिल किए हैं। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि 5-6 लाख आदमी जो पहले गोशवारे दाखिल किया करते थे वो अब गायब हो गए हैं, नहीं दे रहे। उसकी क्या वजूहत है? चोरी करना चाहते हैं या वो तंग आ गए हैं कि एक दफ़ा आप गोशवारे दे के फंस जाते हैं। इसी तरह से हम देखें कि 95-96 में टैक्स GDP का जो हमारा तनासब हुआ करता था उससे अब कई जो है फीसद जो है वो कम है और टैक्स मशीनरी की इस्लाह बिल्कुल नहीं हो रही। कुछ अर्से पहले आपने सुना होगा कि 32 लाख ऐसे आदमियों की फहरिस्त तैयार की गई थी जिनके जो बेइंतहा दौलतमंद हैं और FBR का कहना था कि वो कौन से रंग की कमीज पहन के जहाज में ट्रैवल करते हैं हमें भी पता है और उनके पास बेतहाशा असासे हैं, और लेकिन उसके बाद उस लिस्ट को ज़ाया कर दिया गया। और मैं एक बात ये समझता हूँ, इस मौके से फ़ायदा उठा के आपको बताऊं कि मेरी रिसर्च के मुताबिक हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि इस मुल्क में 1 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि आमदनी उनकी इतनी है जो टैक्स देना चाहिए, लेकिन गोशवारे 12 लाख दे रहे हैं। तो जो 1 करोड़ आदमी है वो गोशवारे नहीं दे रहे, उनको कोई नहीं पकड़ता या FBR नहीं पकड़ता। तो ये ज़रूर एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने एक ATM की सहूलत दी, ऑनलाइन की सहूलत दी, मगर असल काम जो करने का है वो FBR कब करेगा
یہ ایک ہمارا بنیادی سوال. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستان کی مشکلات ہیں، جن ہم قرضوں کے بوجھ میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم سے سیاسی شرائط منوائے جا رہی ہیں، اس میں ایف بی آر کی جانب سے پوٹینشلی سے کئی ہزار ارب روپیہ سالانہ کم ٹیکس کی وصولی سے یہ پاکستان کی مشکلات ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں آپ کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی متعارف کروا دینا اٹس ناٹ انف، مطلب اس سے آگے انیشیل سٹیپس لینے چاہیے ہیں کہ پیسہ آئے، صرف ٹیکنالوجی متعارف کروا دینا نہیں ہے، ان لوگوں کی پکڑ ہونی چاہیے جو کہ اس ٹیکنالوجی سے بھی پیسے جمع نہیں کروا رہے، گوشوارے جمع نہیں کروا رہے. بالکل، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. وہی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو آج کی زندگی میں اس قسم کی باتیں تو معمولی چیز ہے نا، اس کو کوئی ایسی بڑی یہ کر دیا اچھا کیا، لیکن جو کچھ ان کے اصل کرنے کا کام ہے یہ وہ نہیں کر رہے، بلکہ بعض ایسے اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں جس سے کہ منفی پیش رفت ہو رہی ہے. مطلب انہوں نے ہمارے ایف بی آر نے ریکمینڈ کر دیا، ان کا کام ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا. انہوں نے کہا جی ٹیکس ایمنسٹی دے دی جائے. ارے بھائی، آپ کا کام ہے جو قوانین ہیں اس کے تحت ٹیکس وصول کریں. تو جیسے ہم نے بتایا کہ 1 کروڑ آدمی جو ہے وہ جن کو ریٹرن جانا چاہیے وہ نہیں کر رہے. 32 لاکھ آدمیوں کی لسٹ بنی تھی جس سے میرا خیال ہے کہ 2000 ارب روپے سال ٹیکس کی آمدنی اضافی ہو سکتی تھی. وہ اس کو لسٹ کو ضائع کر دیا گیا، ڈسٹروائے کر دیا گیا. تو طاقتور طبقوں کے مفادات کا تحفظ جب تک یہ ادارہ کرتا رہے گا، ٹیکس چوروں کی حوصلہ افزائی کرتا رہے گا. امینڈمنٹس کیا ہونی چاہیے ہیں؟ ایسے کیا امینڈمنٹس ہونی چاہیے قانون میں؟ کیا ایسی اصلاحات ہونی چاہیے؟ رہنمائی کر دیجیے ہماری بھی. جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، تاکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کو پتہ چلے کہ کیا ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی صوبائی اسمبلیاں یہ قانون سازی کریں کہ پاکستان میں ہر وہ شخص جس کی آمدنی اس وقت 4 لاکھ روپے سال سے زیادہ ہے، اس سے مؤثر طور سے ٹیکس نافذ کیا جائے گا اور وصول کیا جائے گا. اس میں کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی. اب کل کو آپ 4 لاکھ سے 5 لاکھ بڑھا دیں، 6 لاکھ بڑھا دیں، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ٹیکسوں میں غیر ضروری چھوٹ نہیں ہونی چاہیے. نمبر 1. دوسرے کہ پاکستان میں جیسے آپ دیکھیے کہ جو 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے جو بک رہی ہے 10 کروڑ کی، اس کا ڈی سی ریٹ جو مقرر کیا گیا ہے وہ ہے کوئی 15 لاکھ یا 20 لاکھ. تو 9 کروڑ روپے سے زیادہ رقم جو ہے وہ کالا دھن اس میں چلا جاتا ہے. تو ڈی سی ریٹ کو مارکیٹ کے نرخوں پہ لایا جائے. اور ایک یہ کام کر لیا جائے ایف بی آر کہ جو پاکستان میں جو لوگوں کے پاس جائیدادیں ہیں اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، بینکوں کے جو ڈپازٹس ہیں اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، جنہوں نے شیئرز میں لگایا ان کے پاس ہمارے پاس ہے، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، ان سب کو کمپیوٹر میں ڈال کے، اور ان کا نام بھی ہے، NIC نمبر ہے، وہ لوگ نکال لیں جن کے پاس اثاثے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں دے رہے. تو میرا اندازہ یہ کہ اگر یہ کریں تو چند مہینے میں 2000 ارب روپیہ مل جائے گا، معیشت دستاویزی ہو جائے گی. تو قانون سازی اور ایف بی آر کو جو ہے اپنی ذمہ داریاں صحیح طرح سے پورا کرنا، یہ مطلب پروپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، مالی سال بجٹ آنے والا ہے اور بجٹ سے براہ راست آپ، میں، عام آدمی، ہر کوئی اس کی زندگی پر ایک خاص اثر رکھتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے حکومت یہ جو نیا آنے والا بجٹ ہے اس میں مزید ٹیکس میں اضافہ کرے گی، کچھ مزید ٹیکس عائد کرے گی، کوئی ارادہ رکھتی ہے اس قسم کا؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ ہمارے یہاں جو بجٹ آتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے مراعات دی جاتی ہے، کچھ لوگوں عوام کو کچھ چھوٹ دی جاتی ہے، مگر دوسرے ہاتھ سے اس کی جیب سے اس سے کئی گنا رقوم زیادہ نکال لی جاتی ہیں. یہ پاکستان کا رہا ہے. اب آپ دیکھیں گے جب سال بھر آپ بجلی کے اور گیس کے نرخ بڑھاتے رہیں گے تو کوئی چھوٹی موٹی آپ نے اگر کوئی مراعات دی بھی تھی، تنخواہ دار طبقے کو دے دی، دوسرے کو دے دی، لیکن اس طریقے سے جو آپ ان کی جیب سے پیسہ نکالتے ہیں اور GST کو 17% سے لے کے 25% تک لگا دیتے ہیں، تو عام آدمی کو لیے مصیبت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور جب یہ بجٹ پاس ہوتا ہے اس کے بعد 1 جولائی جب آتی ہے تو وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے، بےمانی ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے اہداف رکھے ہیں اس سے پہلے دن سے ہی ہم انحراف شروع کر دیتے ہیں. تو عوام کے لیے تو ہم نے کبھی کوئی ایسا بجٹ نہیں دیکھا جس میں عام آدمی کا فائدہ ہو یا پاکستان کی معیشت تیزی سے ترقی کرے. یہ طاقتور طبقوں کا، فیوڈل کا، ٹیکس چوری کرنے والوں کا، دولت لوٹنے والوں کا بنیادی طور پر ہمارا بجٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ ایجوکیٹ لوگوں کو کر سکیں اور ان کا دباؤ بڑھے تو اتنی بڑی قومی خدمت ہوگی جس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ ہی دے گا. پھر بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی ہے، کتنا سود مند ہوگی ٹیکس کو کلیکٹ کرنے کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.